सो वेलकम एवरीवन इन दिस वीडियो। सो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो स्पॉट द एरर का क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है कि आफ्टर ए लॉन्ग एंड फन फील्ड डे द चिल्ड्रन स्लेप्ट देमसेल्व्स पीसफुली। इसमें हमको एरर निकालना है, तो एरर इसमें यहाँ है स्पॉट देमसेल्व्स पीसफुली में, कि ये है कि एक लंबे दिन के बाद, फन फील्ड डे के बाद, हंसी खुशी वाले दिन के बाद जो बच्चे हैं उन्होंने अपने आप को सुला लिया। ठीक है, तो अपने आप को सुला लिया सुनने में ठीक लगता है लेकिन ग्रामेटिकली रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पर देमसेल्व्स क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सोना एक नेचुरल प्रोसेस है। हम कोई अपने आप को ऐसे नहीं सुलाता कि सो जा सो जा सो जा, या फिर वन शीप टू शीप करके आप कहे हम तो ऐसे सोते हैं, वन शीप टू शीप करके सोते हैं, हम अपने आप को स्टोरी सुना के सोते हैं। आप सोते होगे, लेकिन अगर ऐसा है तो उसकी जगह जो सेंटेंस की फॉर्मेशन है ना, वो किस तरीके से लिखा जाएगा वो अलग अलग होती है, वो मैं आपको दिखा दूंगी। ठीक है, लेकिन स्लेप्ट देमसेल्व्स पीसफुली ये नहीं आएगा। अब इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन, जो इसमें इंटरेस्टिंग चीज है इस वीडियो में, वो ये कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम इतनी सारी चीजें सीखेंगे और इससे भी ज्यादा देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब क्या है, बेयर इन्फिनेटिव वर्ब क्या है, पॉजिटिव वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है हमारी। और उसके बाद हम जानेंगे कि जो ग्रामर की दुनिया होती है उसमें हैव को टू की जरूरत नहीं पड़ती, वो गेट से ज्यादा डोमिनेंट होता है, गेट को टू की जरूरत पड़ती है। और जो हमारी थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, मेक, मेड, मेड, इसका भी थोड़ा यूज देखेंगे और इससे भी थोड़ा ज्यादा देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो ये है कि आफ्टर ए लॉन्ग एंड फन फील्ड डे द चिल्ड्रन स्लेप्ट पीसफुली। देमसेल्व्स को हटा देंगे। तो अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, स्लीप जो है एक नेचुरल प्रोसेस है। हम किसी मशीन के द्वारा नहीं सुलाए जा रहे, हमको कोई सुला नहीं रहा, हम खुद नेचुरली सो रहे हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे कोई हमें सुलाता है वो एक अलग बात है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नींद एक नेचुरल चीज़ होती है जो हम नेचुरल तरीके से सो जाते हैं। और अगर हम कहें कि हम बुक पढ़ के सो रहे हैं या फिर हम अपने आप को थपथपा के सो रहे हैं, तो उनकी फॉर्मेशन अलग होती है। अब कुछ सेंटेंस देखते हैं, जो करेक्ट सेंटेंस जो कि हम लिख सकते हैं। देखिए, द चिल्ड्रन फेल एस्लीप ऑन देयर ओन। जो बच्चे थे वो अपने आप ही सो गए। द चिल्ड्रन पुट देमसेल्फ टू बेड। जो बच्चे थे वो, इस सब का मतलब एक ही है, बस इनको अलग अलग तरीके से हम लिख कैसे सकते हैं ये हमने वो लिख रखा है कि वी पुट आवर सेल्व्स टू स्लीप, वी पुट द चिल्ड्रन टू स्लीप, द चिल्ड्रन पैटेड देमसेल्फ टू स्लीप। देखिए ये वाला जो है ना, द चिल्ड्रन पैटेड देमसेल्फ टू स्लीप, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। द चिल्ड्रन टोल्ड themselves stories to sleep, the children said sleep to themselves, the children patted themselves to sleep by reading books, the children fall asleep after reading books। तो ये तो फॉर्मेशन ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ मैंने द चिल्ड्रन। अब आप कहेंगे हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि द चिल्ड्रन मेड themselves slept, क्योंकि यहाँ मेड आ रहा है कि भाई बच्चे सो गए थे, तो यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे मेड आ रहा है, और पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ स्लेप्ट आएगा। लेकिन ये गलत होता है। करेक्ट वे है द चिल्ड्रन, जो बच्चे थे उन्होंने मेड देमसेल्फ स्लीप। मेड के साथ स्लीप का यूज़ होता है। इस क्वेश्चन में और भी चीज़ें जानते हैं। एक तो ये देख लेते हैं कि पीस और पीस में क्या डिफरेंस होता है। जैसे पाई हम खाते हैं, PI पाई वाला, तो यहाँ से याद रखना है कि ये पीस है, यानी कोई टुकड़ा हो गया। और शांति वाला पीस होता है PEACE पीस। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, जिसमें सेल्व्स लग जाता है। देखिए, हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को क्यों समझ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देम सेल्व्स का यूज़ हुआ था। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जब कोई काम करने वाला, जैसे कि मैं रोटी बना रही हूँ, तो रोटी बनाने वाला क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है जिस पर किसी काम का असर पड़ता है। जैसे एक सेंटेंस है कि राम किल्ड द स्नेक, तो राम काम करने वाला है। ठीक है, राम ने किसी को मारा है, तो यानी जो जैसे स्नेक मरा है तो वो स्नेक मर गया, उसने एक किस चीज़ को झेला है, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया, और राम ने उसको मारा है तो वो सब्जेक्ट हो गया। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जब कोई काम करने वाला यानी सब्जेक्ट वही हो जो काम का असर झेल रहा है, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है आई हर्ट माई सेल्फ। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया? माई सेल्फ, तो यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ हुआ है। जब मैंने लिखा आई हर्ट, मैं चोट पहुँचाता हूँ,
ठीक है। अब मैंने यहाँ लिख दिया, अब आई हर्ट अदर्स भी हो सकता था, ठीक है, लेकिन जब मैंने यहाँ लिखा आई हर्ट माई सेल्फ, तो यहाँ पर क्या हो गया कि मतलब खुद को ही चोट पहुँचा ली, करने वाला भी मैं, भुगत भी मैं ही रहा हूँ। सब्जेक्ट कौन हो गया? आई, वो कर क्या रहा है? हर्ट, किसको कर रहा है? खुद को। ऑब्जेक्ट क्या है? माई सेल्फ। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ हम तब करते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं एक ही इंसान हो। और ये देखिए, अगर मैं लिखूँ ही मेड मी लाफ, तो ये ठीक है, मैं लेकिन ऐसे नहीं लिख सकती ही मेड मी लाफ्ड। जैसे हैव का यूज़ हम करते हैं कि आई हैव डन दिस वर्क, कि मैं ये काम कर चुकी हूँ, ठीक है, लेकिन हैव का यूज़ हम एम्फसिस के लिए भी करते हैं कि आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। तो मेक का इस तरीके से यहाँ यूज़ हो रहा है। तो जो मेक है, मेक की 3 फॉर्म होती है, मेक, मेड, मेड। सिंपल उसमें हम कैसे यूज़ करते हैं? आई मेक टी एवरी मॉर्निंग, मैं रोज़ चाय बनाती हूँ। शी मेड अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, उसने एक बहुत अच्छी ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाई। और थर्ड फॉर्म में कैसे? दिस केक वॉज मेड बाय माई मदर, ये केक मेरी मदर के द्वारा बनाया गया था। लेकिन हम मेक का कॉजेटिव वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। कॉजेटिव वर्ब क्या होती है? कि जैसे कि किसी को मजबूर करना या फिर कारण बनना। जैसे कि ही मेड मी लाफ, यहाँ पर जो ही है कोई भी हो सकता है, वो कारण बना किसी के हंसी का। जैसे कि हैव का हम यूज़ कर लेते हैं ज़ोर देने के लिए कि मुझे करना ही पड़ेगा, आई हैव टू डू दिस वर्क। तो इस तरीके से। तो मेक के बाद हम हमेशा इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। अब इन्फिनेटिव और पॉजिटिव में फ़र्क देखते हैं क्या होता है। तो पॉजिटिव होते हैं कि ऐसे शब्द जो ये बताते हैं कि जो काम करने वाला है ना, खुद काम नहीं कर रहा बल्कि किसी और से काम करवा रहा है। जैसे द टीचर मेड द स्टूडेंट स्टडी, टीचर नहीं पढ़ रही, टीचर बच्चों को, कि वो बच्चों को कह रही है कि पढ़ लो। आई गोट द मकैनिक टू फिक्स माई कार, यानी जो आई है, कोई व्यक्ति है, वो खुद कार ठीक नहीं कर रहा, वो किसी मकैनिक से करवा रहा है, तो यहाँ गोट का यूज़ हुआ है। शी गोट हर फ्रेंड्स टू हेल्प हर, वो अपने दोस्तों को लेके आई किसी एक लड़की को हेल्प करने के लिए, खुद नहीं। तो मतलब हम यहाँ पर गोट का यूज़ कर रहे हैं। जो ये शी नाम की लड़की है, ये किसी अपने फ्रेंड से काम हेल्प करवा रही है किसी, ये हर नाम की लड़की को, तो गोट का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो खुद हेल्प नहीं कर रही। और इन्फिनेटिव क्या होते हैं? कि जो वर्ब से पहले टू, जैसे आई ईट, एक तो होता है आई ईट सिंपली, एक होता है आई वांट टू ईट, ठीक है। तो ये ईट क्या है? ईट एट ईटन, यानी ये वर्ब हो गई, और वर्ब से पहले क्या हो रहा है? टू आ रहा है, तो ये सिंपल इन्फिनेटिव यही होता है। अब देखिए कितना ये मतलब कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये याद करने वाली चीज़ है, ठीक है। अब एक तो है कि आई हैड द पेंटर पेंट माई हाउस, एक आपको दिखेगा कि आई हैड द पेंटर टू पेंट माई हाउस, यानी आई हैड द, मेरे पास एक पेंटर था, पेंट माई हाउस, मेरे घर को पेंट करने के लिए। आपको लगने में तो ये अच्छा लग रहा है कि आई हैड द पेंटर, मेरे पास एक पेंटर था, टू पेंट माई हाउस, मेरा घर पेंट करने के लिए। लेकिन ये आपको याद रखनी पड़ेगी ये चीज़ कि जब हैड का यहाँ पे यूज़ होगा ना, हैड का यूज़ होगा या हैव का यूज़ होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको सही दिखने वाली चीज़ लग रही है, ठीक है, यहाँ पर ये टू नहीं आएगा, जब हैड आएगा तो टू नहीं आएगा, तो इसमें ये वाला सेंटेंस ठीक रहेगा, ये याद करना है। और अगर गोट आएगा, ठीक है, क्योंकि हैड और गोट हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हम किसी और से काम करवा रहे हैं, खुद ना काम करके। आई गोट द पेंटर पेंट माई हाउस, ये गलत हो जाएगा। आई गोट द पेंटर, मैंने एक पेंटर का इंतजाम करा किस लिए? टू पेंट माई हाउस। अब यहाँ पर जो ये वर्ब है ना, इससे पहले टू आएगा, क्योंकि यहाँ गोट का या फिर गेट का इस्तेमाल होगा तो टू आएगा। अगर हैव और हैड का इस्तेमाल होगा तो यहाँ वर्ब से पहले टू नहीं आएगा। रूल है ये, रूल। और इसी रूल को बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। इन्फिनेटिव क्या होता है? जब वर्ब से पहले टू आता है, और बेयर इन्फिनेटिव होता है जब वर्ब से पहले टू नहीं आता। और कॉजेटिव क्या होता है? कॉजेटिव ये यहाँ हमने पढ़ी थी। कॉजेटिव वर्ब क्या होती है? कि हम खुद काम नहीं करते, दूसरों से करवाते हैं, तो इसके लिए हम मेक, गेट और हैव का यूज़ करते हैं। तो जो हैव होता है उसको स्ट्रोंगर पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है, कि वो स्ट्रॉन्ग है, उसको टू की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में ही एक इंस्ट्रक्शन है। जैसे हम कहें यू हैव टू डू दिस वर्क, तो वो जो हैव है वो एक फोर्स लगा रहा है कि भाई तुझे करना ही पड़ेगा ये काम। लेकिन जब हम गेट की बात करेंगे तो उसमें ये थोड़ा परसुएसिव हो जाता है, ठीक है, यानी गेट को मनाने या राज़ी करने के लिए कि राज़ी करने के भाव से देखा जाता है। तो अगर आप लिखें मेक हिम लाफ, ठीक है, हैव हिम लाफ, ठीक है, लेकिन अगर आएगा गेट, तो गेट हिम टू लाफ आएगा, ना कि गेट हिम लाफ।
गेट के साथ टू आएगा, मेक और हैव के साथ टू नहीं आएगा। देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। तो अगर आपको क्वेश्चन दे दे कोई आई किक्ड द बॉल, इसमें ट्रांजिटिव वर्ब निकालो, तो वर्ब तो सीधी सी बात है, इन चारों में से यही है, किक किक्ड किक्ड वर्ब होती है तो यही है, और ट्रांजिटिव भी यही हो जाएगी अगर कोई पूछ ही रहा था। लेकिन ट्रांजिटिव ये इसीलिए है क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट है इसमें आई, इस आई को अपना मतलब पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये जो आई है यहाँ पर, ये है सब्जेक्ट। ठीक है, ये इसने क्या करा, इसने किक करी, यानी कि ये जो किक्ड है ये वर्ब है, वर्ब वही होती है किक किक्ड किक्ड। लेकिन अगर मैं इतना भी तो कह सकती थी आई किक्ड, ठीक है भाई मैंने लात मारी, आई किक्ड, ठीक है नहीं, लेकिन मुझे अपना मतलब पूरा करने के लिए एक बोल चाहिए, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिसको मैं तंग करूं। ठीक है, तो आई किक्ड द बॉल, तो मैंने अपना मतलब पूरा कर लिया उस बॉल पे लात मार के। ठीक है, तो वर्ब यानी कि जैसे ये वर्ब है जिसे अपना मतलब पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो जैसे हम कहें शी बोट ए बुक, ठीक है, शी बोट भी तो हो सकता है भाई उसने खरीदा, शी सब्जेक्ट है, उसने खरीदा, क्या खरीदा, उसने एक बुक को खरीदा, तो ये जो बोट है ट्रांजिटिव वर्ब होगी। ही एट एन एप्पल, मैं अगर कहती ही एट, उसने खाया, ठीक है इतना भी नहीं, लेकिन उसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए अपना मतलब पूरा करने के लिए, हो गया एप्पल, तो अब ये बन गई ट्रांजिटिव वर्ब।